करें स्टार्ट बेटा। लास्ट टाइम कहां तक कंप्लीट कर चुके हैं बता दो बस आप। सिलिकेट सिलिकॉन ओवर। क्या पूछा जाए अगर सिलिकेट पूछा जाए तो व्हाट इज मीन्ड बाय सिलिकेट? दीज आर मिनरल्स और नेचर वाइज क्या है? पॉलीमर। तो हमारे पास SiO2 ये एक पॉलीमर है। क्या ये एक सिलिकेट भी है? क्या हो गया आज आप लोगों की आवाज को? कुछ काम में बिजी हो क्या? देखो, है ना, सिलिकेट। सबसे पहले आप यहां पर अगर दो ऑक्सीजन देख रहे हो तो इसका क्या मतलब होता है कि एक सिलिकॉन के साथ हर ऑक्सीजन का आधा ही पार्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो ऑक्सीजन दो सिलिकॉन्स के बीच में शेयर्ड है। तो अगर मैं इसकी मोनोमेरिक यूनिट लिखूंगा तो इसको इस तरह से लिखूंगा। जब मैं चारों ऑक्सीजन को मोनोवेलेंट कंसीडर करूंगा और चार्ज भी कितना आएगा? -4। जब भी ऑक्सीजन मोनोवेलेंट फॉर्म में होगा वो हमेशा किस बॉन्ड से कनेक्टेड रहता है? सिंगल बॉन्ड से। और उसके ऊपर एक चार्ज रहता है। वो क्या चीज को रिप्रेजेंट करता है कि उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हैं। अब उसको बस एक और चाहिए, इसलिए वो सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होता है। ऑन शेयरिंग ऑफ ईच ऑक्सीजन डिक्रीज बाय 0.5 एंड चार्ज डिक्रीज बाय 1। फिर उसके बाद Si, अभी ये पायरो बन गया, ये ऑर्थो बन गया। फिर यहां से एक और ऑक्सीजन शेयरिंग करेगा यानी कि बोथ साइड। फिर क्या बनेगा? SiO3-2। और यहीं से क्या स्टार्ट हो गया? पॉलीमर। क्या नाम दिया इसको अपन ने? या तो साइक्लिक बोलो या फिर चेन बोल दो। ठीक है। फिर और थर्ड शेयरिंग हो जाएगी तो SiO2.5 चार्ज -1 N। और लास्ट वाला भी शेयरिंग में चला गया तो उसने अपना क्या बना लिया? 3D पॉलीमर। इसको क्या बोलेंगे बेटा? शीट। और ये लास्ट वाले को 3D बोले। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा तो रेशियो में से आएगा। आपको क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने इसमें एक और एग्जांपल पढ़ लिया था, सोडियम जियोलाइट। ये बताया कि नहीं बताया? ठीक है। सिलिकॉन्स बताया। सिलिकॉन्स में इसी में किसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा? आर ग्रुप का। सिलिकॉन रहेगा ही सही बेटा, ऑक्सीजन रहेगा ही सही। तो हम इसको क्या बोलेंगे? पॉलीमर। पर अब ये कैसा पॉलीमर है? ऑर्गेनोसिलिकॉन पॉलीमर। किसकी वजह से ऑर्गेनो वर्ड यूज किया है मैंने? आर की वजह। कौन सी प्रॉपर्टी इंट्रोड्यूस हो जाएगी? हाइड्रोफोबिक नेचर। उससे वो क्या करेगा कि वाटर रिपेलिंग प्रॉपर्टी एक्वायर कर जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पे कौन सा ग्रुप यूज किया है? आर ग्रुप। ठीक। इसके 3 मोनोमर हैं। क्या बोलेंगे? R3SiCl, R2SiCl2, RSiCl3। क्या बोले इनको बेटा? एल्काइल क्लोरोसिलेन। एल्काइल आर की वजह से, क्लोरो क्लोरीन की वजह से, और सिलेन SiH4 के डेरिवेटिव्स हैं इसीलिए। ठीक है। इनमें से बताओ कौन सी यूनिट डाइमर बनाएगा? फर्स्ट वाला। क्या इस यूनिट का यूज हम कंट्रोलिंग करने के लिए भी कर सकते हैं? यस सर, वो वहीं से ब्लॉक कर देगा चेन को, तो वो चेन टर्मिनेशन में भी काम आएगा। और ये दोनों यूनिट से क्या बनेंगे? पॉलीमर्स। मैंने 4 आर क्यों नहीं लिए? फिर वो उसकी कनेक्टिंग प्रॉपर्टी बंद हो जाएगी। 4 क्लोरीन क्यों नहीं लिए? क्योंकि फिर सर वो वापस से SiO2 ही बन जाएगा और हमें तो बनाना है ऑर्गेनो, इसीलिए। क्या इसमें से कुल 6 क्वेश्चंस आए हुए हैं? यस। एक्सरसाइज 2 के 6 क्वेश्चंस टोटली बिलोंग्स टू सिलिकेट्स एज वेल एज सिलिकॉन्स। वो हमने मार्क किए थे। ठीक है, चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। इन्हीं सिलिकेट का एक पार्ट है सोडियम जियोलाइट। अगर सिलिकेट को इन शॉर्ट बोला जाए तो ये किसका ऑक्साइड है? सिलिकॉन का, है ना। अब अगर एक 3D नेटवर्क बना हुआ है तो और उसमें कुछ यूनिट्स को हटा के
किसी दूसरे ऑक्साइड को इंट्रोड्यूस कर दें तो उसका जैसा नाम बना लेगा। तो अगर SiO2 इस नेटवर्क में, जिसको कि मैं सिलिकेट बोल रहा हूं, किसको ऐड करा दूं, एल्यूमिनियम को, तो एल्यूमिनियम अपना ऑक्साइड लेके कुछ यूनिट्स को क्या करेगा बेटा, रिप्लेस कर देगा। तो अब इसी का नया नाम बन जाएगा जियोलाइट, देन इट विल बी नोन एज जियोलाइट। मैंने सिलिका के इस नेटवर्क में किसको ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम के ऑक्साइड। अब इसी में मैं सोडियम के ऑक्साइड भी ऐड कर दूं तो फिर ये पूरा क्या बन जाएगा, सोडियम जियोलाइट। समझ गए मेरी बात? ये सिलिकेट किसके ऑक्साइड्स को इंट्रोड्यूस किया, एल्यूमिनियम, तो इसको क्या बोलने लगे, जियोलाइट। और फिर उसमें किसके भी ऐड कर दिए तो उसका नाम क्या बन गया, सोडियम जियोलाइट। अब इसका क्या यूज है, यही हमारे सिलेबस में यूज है, हार्डनेस को रिमूव करना, यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। व्हाट इज मीन बाय हार्ड वाटर? अगर आपसे इतना सा ही पूछा जाए, एक मिनट, एक रीजन नहीं, सिर्फ व्हाट इज मीन बाय हार्ड वाटर, इतना। रीजन तो आपको बता दिया आपने, अभी आप जो सब बोले ना एक साथ, वो रीजन ही बोले थे। मैं पूछ रहा हूँ व्हाट इज मीन बाय हार्ड वाटर। आप बोलो बेटा, हाँ, ये बोलिए। हाँ, ऐसा पानी जिसमें लेदर या झाग प्रोड्यूस नहीं होता या बहुत कम होता है। हैंड पंप का पानी जो होता है ना अक्सर कर, वो वैसा ही होता है ना। अब हार्डनेस की रीजन है कैल्शियम और मैग्नीशियम का आयन। अब अगर हम उनमें से उन आयंस को सेपरेट कर दें, है ना, तो फिर हम वाटर की हार्डनेस को क्या कर सकते हैं, रिमूव। तो वाटर हार्डनेस के रीजन होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस के, या तो क्लोराइड्स या सल्फेट या फिर बाइकार्बोनेट। तो कैल्शियम का क्लोराइड आ गया तो भी हार्डनेस आ जाएगी। क्या हुआ बेटा? देखो रुको, इसकी तबीयत खराब हो रही। नहीं नहीं नहीं, देखो उसको फिर से जैसा कुछ आ रहा है। लोग बेटा बाहर से ना उनको बुला के ला भैया को, उसको फेट्स आ रहे। हाँ कोई बात नहीं बेटा, आराम से। बैठिए। तो हार्डनेस ऑफ वाटर में बेटा किसी का भी ऐसा कोई मेडिकल का इश्यू हो तो बोल के रखो यहाँ पे, है ना, नीचे अपने पास पूरी फैसिलिटी है मेडिकल्स की। तो अगर ऐसा कोई किसी को होता हो तो बेटा वो बता के रखा करो ताकि इंस्टेंट कोई हेल्प मिल सके ना। आ जाइए अब। हार्डनेस, हार्डनेस का मतलब है कि वाटर क्या नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, लेदर प्रोड्यूस नहीं कर रहा है। रीजन क्या बोलेंगे कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्या क्या प्रेजेंट हो सकते हैं, क्लोराइड्स, सल्फेट्स और बाइकार्बोनेट्स। तो अगर बाइकार्बोनेट हुए तो उसको बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस, और ये दोनों हुए तो फिर कौन सी हार्डनेस हो जाएगी, परमानेंट हार्डनेस। उसको रिमूव करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, सोडियम जियोलाइट। अब देखो इसका एक शॉर्ट मेथड बनाया हुआ है लिखने का,
Na2Z, Z स्टैंड्स फॉर जियोलाइट, ठीक है। और किसका जियोलाइट है? सोडियम का, क्योंकि सोडियम का ऑक्साइड वहां पर लगाया हुआ है। अब क्या, जब हार्डनेस रिमूव करनी होगी तो जैसे ही आप इसको वाटर में ऐड करेंगे, मान लीजिए कैल्शियम क्लोराइड की इंप्योरिटी है, तो देखो क्या क्या निकल जाएगा बाहर, Na और Cl। तो जैसे ही Cl निकला वैसे ही वो हार्डनेस का रीजन क्या हो गया, दूर हो गया। और कैल्शियम इसके साथ क्या बना लेगा, अपना जियोलाइट बना लेगा। तो इस तरह से हम वाटर की हार्डनेस को रिमूव करने के लिए किसका यूज कर रहे हैं, एक सिलिकेट का। और वो सिलिकेट कौन सा सिलिकेट है, सोडियम जियोलाइट। और इसका एक और यूज होता है, एक बहुत मजबूत लड़की ऐसे ही उठा ली। तो इस तरह से हमने एक सिलिकेट का यूज किया। इसी सिलिकेट्स में दूसरा यूज होता है ZSM5 का। अब ZSM5 एक तरह की, मान लो आप, वेरिएंट हो गया। जैसे जियोलाइट के कई वर्जन होते होंगे, उसमें से एक वर्जन कौन सा है, ZSM5। अब हमें बस ये याद रखना है कि ZSM5 एक तरह का क्या है, 3D सिलिकेट है। जैसे ये वाला 3D सिलिकेट है। तो ये वाला जो सिलिकेट है वो किस में काम आता होगा, ये काम आता है पेट्रोल बनाने में। यानी कि एल्कोहल को किस में कन्वर्ट करने में, पेट्रोल को करने में। देखो अब आने वाले समय में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही आएगा, पेट्रोल खत्म हो जाएगा, फॉसिल्स फ्यूल खत्म हो रहे हैं, क्योंकि वो करोड़ों टाइम में बने थे, अब वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो रहे हैं। क्योंकि आपने देखा है बहुत सारा, हर साल बहुत सारी गाड़ियां बन रही है पेट्रोल और उस पे चलती हैं, तो वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो नए सोर्सेज ढूंढे जा रहे हैं, उन्हीं में एक नया सोर्स है कि अल्कोहल को किस में कन्वर्ट कर लिया जाए, गैसोलीन। गैसोलीन भी एक तरह का क्या होता है, पेट्रोल ही होता है। तो अल्कोहल तो किससे बन जाता है, प्लांट से। उसी का कन्वर्जन किस में करेंगे, पेट्रोल में। और उसके लिए किसका यूज करेंगे, ZSM5 का। तो दीज आर फ्यू यूजेस ऑफ 3D सिलिकेट। स्पेशली ये वाला कहां पढ़ने को मिलेगा आपको वापस से, हाइड्रोजन चैप्टर में, जहां वाटर की हार्डनेस के रीजंस आएंगे। और ये वाला हमें यूज याद रखना है, ये आपको सरफेस केमिस्ट्री में भी दोबारा आएगा। जेड आया होगा ना उसमें। हाँ, क्योंकि और वहां पे इसको एक अलग तरह से पढ़ा होगा आपने, वो नाम बोलो उस कैटलिस्ट का जो कि पोर्स के साइज पे यूज होता है, जियोलाइट। है ना, वो यही थे ना, कि जिनका यूज किस पे डिपेंड करता है, पोर स्ट्रक्चर पे। ना तो ज्यादा बड़ा होने चाहिए ना ज्यादा छोटे, छोटा होगा तो क्या होगा, टिक नहीं पाएगा, बड़ा होगा तो अंदर ही चला जाएगा। इसलिए पोर साइज के बेसिस पे जिन कैटलिस्ट का यूज होता है वो कौन से होते हैं, जियोलाइट। और उसमें से हम किसका यूज कर रहे हैं, ZSM5। अब लिखिए। डन।
क्या SiO2 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है कि नहीं? एक तो पॉलीमर है, दूसरा पॉलीमर किससे बना हुआ है? कोवेलेंट बॉन्ड से। तो इसका मतलब ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग, या बोले जो कम रिएक्टिव उसमें से काउंट कर सकते हैं। फिर भी इसकी रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस के साथ पॉसिबल है या नहीं, ये बताए। ये रिएक्शन होगा या नहीं होगा, पहले इसके बारे में बात करते हैं। ये है एसिड, क्योंकि नॉन मेटल है, और ये है बेस। और आपको याद है एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। बताओ क्या बनाएंगे? वाटर तो रिमूव, और Na2SiO3, ये बन गया सोडियम सिलिकेट, सॉल्ट प्लस वाटर। तो ये वैसे तो लीस्ट रिएक्टिव में काउंट होता है, पर कुछ जगह रिएक्शन कर लेता है। किस किस के साथ रिएक्शन कर लेता है? जैसे NaOH के साथ। और इसी तरह से एक और इसकी रिएक्शन है बेटा HF के साथ। और आपने ये प्रोडक्ट केमिकल बॉन्डिंग में कहीं पढ़ा है? किस जगह पढ़ा था? एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। सिलिकॉन किस पीरियड का मेंबर है? थर्ड। थर्ड पीरियड का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो गया, 6। अब कैसे बना होगा? SiF4 और 2 फ्लोराइड और आके जुड़े होंगे, तो वो इसके साथ कौन सा बॉन्ड बना रहे होंगे? कोऑर्डिनेट, क्योंकि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है ही सही। तो ऐसी जो स्ट्रक्चर बन जाती थी, तो हम बोलते थे कि इसका स्टेरिक हिंड्रेंस अभी नहीं आएगा। कब आएगा? जब क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, तब आएगा, अभी नहीं आएगा। इसलिए ये वहां पे बन गया था, है ना। और अगर ऐसा होता है जब HFSiO2 के साथ रिएक्ट करता है, दिस प्रोसेस इज नोन एज एचिंग ऑफ ग्लास। कि ग्लास के ऊपर कुछ वर्क किया है, एम्ब्रॉयडरी टाइप। कुछ ग्लासेस के आपने ऊपर देखे होंगे कुछ ना कुछ काम हुआ रहता है। वो काम कैसे पॉसिबल है? ग्लास का मतलब ही ग्लास ही तो है, ये क्या है? इट्स ए काइंड ऑफ ग्लास फॉर्मूला। तो वहां पर जब उसके ऊपर कोई वर्क करना होता है, तो उसको किससे ट्रीट कराया जाता है? HF से। दैट इज नोन एज इचिंग ऑफ ग्लास, यानी कि गिलास को थोड़ा सा खुरच दिया, है ना। भाई ग्लास पे आप अपने नाखून से, हाथ से कुछ करो तो कुछ होगा क्या उस पे? कुछ नहीं होगा। पर उसके ऊपर फिर भी कोई बात, अच्छा उसको ऐसे हथौड़ी और वो लेके जैसे मार्बल पे काम करते हैं, वैसे भी नहीं किया जा सकता, टूट जाएगा। इसलिए वो केमिकली जो रिएक्ट करते हैं, उसी का नाम क्या रखा है? एचिंग ऑफ ग्लास। तो ये वाली रिएक्शन इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ कि व्हाट इज मीन्ड बाय एचिंग ऑफ ग्लास। डन। अब सिलिकेट के कौन कौन सी चीजें हमने कंप्लीट कर ली हैं, जरा सा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या पढ़े? सिलिकेट्स कितने टाइप के हो सकते हैं? कितने टाइप के हो सकते हैं? ऑर्थो, पायरो, चेन या साइकिल, शीट, और फिर 3D। ये सब क्या थे अपने? टाइप्स हैं किसके? सिलिकेट। उन्हीं में से ही किसी भी से क्या बनाया जा सकता है? जियोलाइट। पर किसका यूज करेंगे? एल्यूमिनियम। और फिर उसमें सोडियम भी ऐड कर देंगे, तो पूरा नाम क्या बन जाएगा? सोडियम जियोलाइट। किसमें यूज हुआ? हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में। एक और है ZSM5, जेड स्टैंड्स फॉर जियोलाइट, ठीक है। अब यहाँ पर एल्कोहल को किसमें कन्वर्ट करने के? पेट्रोल में।
और ये दो रिएक्शन है कि सिलिका वैसे तो किसी रिएक्ट नहीं करता, पर अगर करे तो फिर वो किस किस से रिएक्ट करेगा, स्ट्रॉन्ग बेस तो बनाएगा सॉल्ट और वाटर, और स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HF तो उससे रिएक्ट करके क्या बनाएगा, कुछ ना कुछ काम हो जाएगा बेटा, और उसी प्रोसेस का नाम क्या होगा, एचिंग ऑफ ग्लास। फिर हमने सिलिकॉन्स पढ़े, व्हाट इज मीन बाय सिलिकॉन्स, ऑर्गेनो पॉलीमर ऑफ सिलिकॉन्स, इसलिए उसको क्या बोले थे, सिलिकॉन। किसमें यूज किया था, हाइड्रोफोबिक नेचर की वजह से वाटर रिपेलेंट कुछ प्रोडक्ट बनाने में। और आप देखो इसका एक यूज आया हुआ भी है, कॉस्मेटिक सर्जरी, है ना, पेज नंबर 66 पे क्वेश्चन नंबर 31 कि किसमें यूज करेंगे, तो इसका यूज क्या हुआ है, कॉस्मेटिक सर्जरी। समझते हैं हम सब कॉस्मेटिक सर्जरी, है ना। अब दो छोटे टॉपिक हैं, फिर हम फैमिली स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला छोटा टॉपिक है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। नाम से ही क्लियर है क्या चल रहा होगा भाई, वाटर रिमूव हो रहा होगा, ठीक है। अपने सिलेबस में बहुत सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं, उनमें सबसे फेमस है कंसंट्रेटेड H2SO4। विच एसिड इज नोन एज किंग ऑफ एसिड, भाई बहुत सारे एसिड हैं इस पूरे पी ब्लॉक में, हर ग्रुप में एक एसिड है, जैसे ग्रुप 13 में बोरिक, ग्रुप 14 में कार्बोनिक, ग्रुप 15 में नाइट्रिक, ग्रुप 16 में ये, ग्रुप 17 में HCl। फिर आप इसी को किंग क्यों बनाते हो, ये वही एसिड है जो लोग एक दूसरे पे फेंकते हैं, है ना, लोग किसी को जला देने के लिए जो फेंकते हैं ना, वो यही वाला एसिड है। यही एसिड किस में काम आता है, बैटरीज में, जो बैटरीज होती है ना, उसमें वाटर इसी का ही होता है, डाइल्यूटेड। यही आता है जो लैब में भी काम आता है, और यही किस में भी काम आ रहा है, डिहाइड्रेशन में। बहुत सारी चीजों का डिहाइड्रेशन किससे पॉसिबल होगा, H2SO। और जो भी एसिड्स हैं जो इससे लेस, मतलब ये बोले ये तो नॉन वोलेटाइल है, पर HNO3 और HCl दोनों ही कैसे एसिड है बेटा, वोलेटाइल, उनको बनाने में भी किसका यूज होगा, इसी को। इसीलिए इसके इतने सारे फंक्शन होने की वजह से इसको क्या बोला गया है, किंग ऑफ एसिड। इसके अलावा इस चैप्टर में है P4O10, कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम ऑक्साइड, दीज आर फ्यू डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब बताओ क्या एसिड एसिड्स के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बेस बेस के साथ रिएक्ट करता है, जनरली नहीं करता। यानी कि जब भी आप किसी का डिहाइड्रेशन करोगे तो थोड़ा सा ध्यान रख के करेंगे कि नेचर सेम सी हो, तो आराम से क्या हो सकता है, डिहाइड्रेशन पॉसिबल। नहीं तो क्या होगा, वो उसके साथ केमिकली रिएक्ट कर जाए। जल्दी से फॉर्मिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, HCOOH। ये मेरे पास डाइल्यूटेड है, अब मुझे इसको क्या करना है, डिहाइड्रेट। तो बताओ किसका यूज कर सकते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4 का। तो ये OH और ये H क्या रिलीज हो गया, H2, किसका फॉर्मेशन हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या ये ग्रुप 14 का कोई मेंबर है, यस सर, पॉइजनस गैस है। तो वहां पर जब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा तो ये वाला मेथड याद रखेंगे। इसके अलावा ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला बोलो बेटा, COOH। इसको भी कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट कर दें, क्या वाटर रिमूव हो जाएगा, यहां से H और यहां से OH। बताओ क्या क्या बनेगा, CO प्लस CO2। और एक एसिड होता है मेलोनिक एसिड, COOH, CH2COOH। क्या इसको भी मैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से ट्रीट करा दूं, वाटर रिमूव हो सकता है। बताओ कौन कौन सा, जैसे यहां से OH और यहां से H, यहां से H और यहां से OH, टू वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव, मिला जुला के बनाओ क्या बनेगा, C3O2। कहीं नाम पड़ा था C3O2 का, कार्बन सब ऑक्साइड। जब एलिमेंट और ऑक्सीजन का रेशो कितना हो,
3:2, तब उसको क्या बोलते हैं? सब। और रिवर्स हो जाए तो सेस्कियो ऑक्साइड। ठीक है, ये कौन सा एसिड है बेटा? फॉर्मिक। ये ऑक्सैलिक। और ये कौन सा एसिड है? मेलोनिक। ठीक है, इन सब का डिहाइड्रेशन किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? कंसंट्रेट। अब देखो H2SO4 के कितने यूज हो गए। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये एक एसिड भी तो है, और ये दूसरे एसिड्स को बनाने में हेल्प भी करता है। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? किंग ऑफ एसिड्स। फिर इस जैसे आप इसको किंग डिक्लेयर करेंगे, क्या कोई दो एसिड ऐसे हैं जो इसके मिलकर इसके किंग बनने को रिपेल करेंगे? HNO3 और HCl वो बनाते हैं एक्वा रीजिया, जो किसको डिसॉल्व कर देते हैं? गोल्ड और सिल्वर। तो किंग के ऊपर जो भी क्राउन चढ़ेगा उसको डिसॉल्व करने का काम कौन करेगा? एक्वा रीजिया। ऐसे अपने को याद रहेगा बेटा। तो बचे हुए दो एसिड जो हैं इस फैमिली में, मतलब ग्रुप 14, 15 और 16 के, नाइट्रिक और HCl मिलकर किसका फॉर्मेशन करेंगे? एक्वा रीजिया। याद है, वो बहुत ही डेलिकेट रॉबरी के काम भी आता है ना? डेलिकेट रॉबरी का मतलब बड़े आराम से चूना लगा के निकल जाए। अक्सर कर लेडीज के साथ ऐसा करते हैं, क्योंकि ज्वेलरी तो उन्हीं के पास है ना, इसीलिए। और कोटा में हुआ भी ऐसा है, कोटा में ऐसा हुआ भी सही था, बड़े आराम से हुई थी रॉबरी। पता भी नहीं लगा था 1-2 दिन तक तो कि हमारे साथ चोट हो गई है। एक्वारीजिया का यूज किया था उन्होंने, है भाई। वो आपको याद है, लेडीज की थोड़ी सी, मतलब आप मेरा बुरा नहीं मानना, मानो तो मानो आदत है जो, तो ऐसे ही रहती है। लेडीज थोड़ी सी ज्वेलरी को लेकर, है ना, लालची होती हैं। अब लालची तो हम भी होते हैं, पर ठीक है, लेडीज के पास है तो वो थोड़ा ज्यादा लालची होती है। अब वो उस समय क्या हुआ कि कोटा में एक ऐसे ना न्यूज़पेपर में तगड़ा ऐड आया कि भाई कोई नई ज्वेलरी कंपनी आई हुई है कोटा में, और वो डोर टू डोर क्या कर रही है? सर्वे कर रही है। क्या कर रही है? डोर टू डोर सर्वे। अब उससे क्या हुआ, सुबह जब खबर आती है ऐसी तो लोगों को यकीन होने लगता, यार अखबार में ऐड आया है तो डोर टू डोर सर्वे के लिए तैयार रहो भाई। अब क्या हुआ कि वो एक हमारे पास में है एक मोहल्ला, है ना, श्रीनाथपुरम, अपने से तो दूर ही है। वहां पर वो सबसे पहले उन्होंने अपना कांड किया। तो वो क्या हुआ, बढ़िया सूट वूट पहन के, और दिन के समय आपको घर में लेडीज होती हैं, जेंट्स घर के बाहर काम करने गए होते हैं, तो वो आए और उस मोहल्ले में उन्होंने बढ़िया तरीके से रॉबरी करी। कैसे कि घर पहुंचे कि मैडम, वी आर फ्रॉम दिस कल्याण एंड ज्वेलर्स एंड दिस, हमारे यहाँ पे नया, आपने अखबार में पढ़ाई होगा। मैडम ने कहा, पढ़ा है भैया। उनके दिमाग में तो घूम रहा है फ्री, कि कुछ फ्री मिलने वाला है ना, कि मैडम आप अपनी पुरानी ज्वेलरी ले आओ, उसको चमका देंगे, पुरानी ज्वेलरी को चमका देंगे। तो मैडम आ गई एकदम से चक्कर में, उन्होंने कहा अच्छा क्या लोगे? कुछ नहीं, आपस एक कप चाय पिला देना। और लालच बढ़ गया, अरे वाह, चलो आओ भैया अंदर आओ। अंदर बैठ गए वो, उन्होंने कहा मैडम आप चाय बना लो, तब तक अपनी ज्वेलरी ले आओ। मैडम ने कहा घर में ही तो बैठे हैं, है ना, कौन कहाँ भाग जाएगा। ठीक है ठीक है, उन्होंने सारी ज्वेलरी लाकर वहां पे रख दी। उन्होंने फिर वो एक्वारीजे निकाला और कहा देखो अभी इसमें डिप करेंगे, थोड़ी देर में आपकी ज्वेलरी बिल्कुल टिप टॉप चमकदार हो जाएगी। अब उनको नहीं पता था कि, आपको याद है ना कि ऊपर वाली लेयर डिसॉल्व होती है। अगर आपका मान लो बहुत सारा सोना है, उसमें से आधा ग्राम भी चला गया तो 5-6 हजार रुपए का नुकसान पक्का है। तो भाई वो उन्होंने 2-4 जगह ऐसा काम किया। अच्छा, मैडम को, जिन मैडम के साथ ऐसा हुआ उनको पता भी नहीं लगा। अभी तो कैसे पता लगेगा, शाम को पता लगेगा, स्टोरी तो आगे जाएगी। फिर उन्होंने अपने पास वाले एक और पड़ोसी का नाम बता दिया, उनके पास जाओ, है ना, उनके पास भी कुछ है, कि ठीक है। अब आप जब आप कोई मेरा रेफरेंस लेके आप किसी के पास जाओगे तो काम हो ही जाएगा। वहां गए, वहां भी भाई चाय, एक कप चाय पी और काम हो गया।
ठीक है, शर्मा जी के यहाँ हुआ, गुप्ता जी के यहाँ भी हो गया। अब ठीक है, दोनों लेडीज भी खुश, सब खुश। शाम को हस्बैंड आए उनके, बढ़िया। आते से उन्होंने बोलो, आज देखो मैंने क्या काम किया है। गुप्ता जी ने बोला, क्या काम कर दिया? जब भी तुम ऐसा बोलते हो तभी कुछ कवाड़े होते हैं। क्या काम कर दिया आपने? ये देखो, मैंने ना आपसे इतने दिनों से कह रही थी कि है ना ज्वेलरी को चमकवा लो, चलो ज्वेलर्स के बाद, मैंने घर बैठे ही चमका दी। जैसे ही उन्होंने लाइन बोली, गुप्ता जी का दिमाग स्ट्राइक कर गया कि क्या चमका दिया तुमने, दिखाओ ज्वेलरी। वो ज्वेलरी लाई, ज्वेलरी चमक रही। अब वो थोड़े से इंजीनियर थे तो उनको ये स्ट्राइक कर गया कि यार कोई ना कोई चोट हो गई है। उन्होंने कहा लो चलो ज्वेलर्स के पास। जो कि नहीं, अब तो काम हो गया ना, कि नहीं काम हुआ नहीं, पहले ज्वेलर्स के पास चलो। वहां पहुंचे, ज्वेलर्स ने वेट किया, ये तो 2 ग्राम कम है। कितने कम निकला? 2 ग्राम। 2 ग्राम कम होने का मतलब आप समझ रहे हो, करीबन 15-20 हजार साफ, वो भी घर बैठे, है ना। तो अब शर्मा जी मतलब बहुत भयंकर गुस्से में, मैडम को गुस्से में देख रहे। मैडम समझ तो गई, वो हंसने लगी, मंद मंद मुस्का रही, है ना। शर्मा जी ने कहा दिमाग खराब हो गया लेडी का, हमारे नुकसान हो गया, अरे हंस रही है। तो उन्होंने कहा हंस क्यों रही हो? कि वो अपने तो ठीक है, गुप्ता जी ने और भी बड़ा गुप्ता जी ने ज्यादा ज्वेलरी दी थी। उनका पता करो उनके कितने का नुकसान हुआ है। तो वो अपने नुकसान से दुखी नहीं थे, पर वो किसी और का ज्यादा हुआ, उससे बड़ी खुश हुई कि उनके ज्यादा की चपत लगी होगी। तो आदत रहती है ना लेडीज की थोड़ी सी। तो वो वहां पर इस तरह से एक्वारीजिया का उन्होंने यूज किया। चलो आगे आते, कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं। NH3 can't be dried by H2SO4, P4O10 एंड CaCl2। इनसे नहीं किया जा सकता इसका ड्राई। क्या रीजन रहा होगा बताएं? ये NH3 अगर लिक्विड स्टेट में हो और उसमें से वाटर रिमूव करना हो तो इन तीनों की हेल्प नहीं ले सकते आप। क्या बेसिक रीजन बताया जाए? बिल्कुल, ये दोनों तो आपको याद है एसिड है, तो एसिड तो क्या करेगा, बेस से रिएक्ट कर जाएगा और ये कॉम्प्लेक्स बना लेता है किसके साथ? NH3। आप कहते हैं ना NH3 एक बहुत अच्छा लिगेंड है। तो जैसे ही उसको खाली वेकेंट ऑर्बिटल वाला कोई मेटल नजर आएगा तो वो उसके साथ क्या बनाने की कोशिश करेगा? कॉम्प्लेक्स। तो वो उसके साथ इस तरह से क्या बना लेते हैं? कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। इसीलिए हम इनका यूज नहीं कर सकते। अब बचा कौन सा है? CaO, क्योंकि वो भी बेसिक और ये भी बेसिक, इसलिए उसको किससे ड्राई किया जाता है? CaO से। सो CaO इज यूज्ड। इसी तरह से alcohols can't be dried by metal hydrides। किससे नहीं कर सकते उनको? मेटल हाइड्राइड से। हाइड्राइड मतलब क्या होगा बेटा? H लगा होगा मेटल के साथ। तो अब क्या होगा, जैसे C2H5OH है और आपने इसको किससे ट्रीट कर दिया? NaS से। तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है कि Na किसको रिप्लेस कर देगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा। और ऐसे केस में हमें मिल जाएगा उनका एक नया प्रोडक्ट। ये रिएक्शन आती थी आपके 10th में, एल्कोहल वाली। तो वो इस तरह से रिएक्ट करते हैं, तो जो रिएक्शन हो गई तो फिर ड्राइनेस अचीव नहीं हो सकती। और ऐसे ही BCl2 AlCl3 can't be dried by heating। अब याद करो, आप ये रिएक्शन कहीं पढ़कर आए हो कि जब इनको हीट करते हैं तो क्या होता है? इनके साथ कुछ अमाउंट ऑफ वाटर लगा हुआ होता है, इसके साथ 2H2 लगा हुआ होता है बेटा, और इसके साथ 6H2। क्या होता है? ये टूट जाते हैं और अपना क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड। ये BeO बना लेगा बेटा और ये Al2O3। इसलिए इनको हीटिंग से ड्राई नहीं कर सकते। आप याद करो, हमने पढ़ा था हाइड्रेटेड क्लोराइड्स, उसके 2 पार्ट थे, कोवेलेंट क्लोराइड्स और आयोनिक क्लोराइड्स। तो कोवेलेंट क्लोराइड्स तो अपने ऑक्साइड्स में टूट जाते हैं, और अगर कोई आयोनिक क्लोराइड होता
तो वो आसानी से डिहाइड्रेट हो जाता है। उसमें सिर्फ क्या होता है, ये वाटर रिमूव हो जाता है। तो जब आप किसी आयोनिक क्लोराइड को डिहाइड्रेट करोगे तब तो हीटिंग से हो जाएगा, पर किसी कोवेलेंट क्लोराइड को करोगे तो वो अपना क्या बना लेगा, ऑक्साइड। तो ये मेरे पास कैसे क्लोराइड्स हैं, कोवेलेंट। आज आपको थोड़ा सा है ना हीटिंग इफेक्ट याद करके आना पड़ेगा। वो आप याद करो, हमने बहुत सारी रिएक्शंस लिखी थी कि किस किस का डिकम्पोजिशन होता ही नहीं है, किस किस का नहीं होता। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इन चारों के कार्बोनेट नहीं टूटते, हाइड्रोक्साइड नहीं टूटते और सल्फेट नहीं टूटते, है ना। तीन तो ये थे। फिर उनके नाइट्रेट टूटते थे, उनके बाइकार्बोनेट्स टूटते थे। और लास्ट में हमने कुछ अमोनियम वाली रिएक्शन पढ़ी थी कि जब अमोनियम सॉल्ट किसके साथ होगा, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तब तो कौन सी गैस बनेगी, अमोनिया। और जब अमोनियम सॉल्ट किसके साथ होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ, तब कौन सी गैस बनेगी, या तो N2 या फिर N2। वहां पर अपन ने ऐसे हिंट लिया था बेटा, अमोनियम के ऊपर +3 -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, जीरो में। और अगर नॉन ऑक्सीडाइजिंग होगा तो वो क्या बना देगा, NH3। तो वो थोड़ा सा आपको दोबारा से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत ज्यादा काम आएगा उसका। तो आज तो काम नहीं आएगा पर कल से आएगा। तो कल आप केमिकल बॉन्डिंग में हीटिंग इफेक्ट थोड़ा सा देख कर आएंगे, है ना। तो आप याद रखिएगा, एसिड का डिहाइड्रेशन किससे पॉसिबल है, एसिड से। बेस का डिहाइड्रेशन किससे पॉसिबल है, बेस से। बाकी से कराएंगे तो क्या हो जाएगी, रिएक्शन। और आप देखो यहां पर ये रिएक्शन हुई भी सही, ये बेसिक, ये दोनों एसिडिक। ये लिगेंड भी होता है, इसलिए किसी मेटल सॉल्ट के साथ गया तो फटाफट अपना क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स ही बना डालेगा। ठीक है, एल्कोहल क्यों नहीं कर सकते मेटल हाइड्राइड से, क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं। और इन दोनों को हीटिंग से आप क्या नहीं कर सकते, डिहाइड्रेट नहीं कर सकते। कर दो रब। आज से ही अपनी क्या चालू हो जाएंगी, फैमिलीज। अब फैमिलीज जब आएंगी तो रिएक्शंस आएंगी बहुत सारी। और आपको याद रखिए, रिएक्शन करने के लिए चार ही चीजें काम आएंगी। या तो उनकी कोई डिकम्पोजिशन चल रही होगी, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, या फिर रेडॉक्स, और या फिर क्या हो रहा होगा, कोई डिस्प्रपोर्शन। बस इन्हीं पर ही घूमेंगी सारे रिएक्शंस। तो आपने को बस ध्यान से ऑब्जर्व करना है कि क्या क्या प्रोडक्ट बनाया जा सकता है ना। नहीं तो रिएक्शंस याद नहीं होंगी। और कुछ ना कुछ रिएक्शंस तो याद करने भी पड़ते हैं अपने को, है ना। इसीलिए हम बिल्कुल मेंटली प्रिपेयर रहें कि हमें हीटिंग इफेक्ट जो पड़ा हुआ है उसका यूज करेंगे यहाँ पे। अब समझ लीजिए ब्लॉक शुरू हो गए आपके। पहले आज P ब्लॉक स्टार्ट हो जाएगा, फिर क्या होगा, S ब्लॉक, फिर D ब्लॉक। तो ऐसे करके ब्लॉक्स ब्लॉक्स, और जब भी आएंगे ब्लॉक्स कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है ना, वो नाम ही ब्लॉक है। तो उनमें आएंगे रिएक्शंस। पर आप है ना रिएक्शन से देख के घबराओ मत, उनको आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करोगे तो प्रोडक्ट चारों में से कोई ना कोई बोल ही देगा कि मैं ही बनूंगा इसमें प्रोडक्ट, है ना। चलो देखते हैं, लिख लो, मैं बैटरी चेंज कर, कैसी है वो, ठीक है। हाँ बेटा, लिख लिया आप लोगों ने। चलो लास्ट इसका टॉपिक लिखते हैं, ब्लीचिंग एजेंट। ब्लीचिंग का मतलब समझते हैं हम, कलर उड़ाना, है ना। कलर्ड सब्सटेंस
ऑन ब्लीचिंग गेट कलरलेस, है ना। तो जब किसी कलर्ड सब्सटेंस को कलरलेस करें और किसी एजेंट का यूज करें तो उसका नाम क्या रहेगा, ब्लीचिंग एजेंट। अब ये दो तरह से हो सकता है बेटा। बी ए का मतलब लिख रहा हूं मैं ब्लीचिंग एजेंट, या तो ऑक्सीडेशन के थ्रू कलर जाएगा या फिर रिडक्शन के थ्रू कलर जाएगा। ऑक्सीडेशन के थ्रू कलर गया तो उसको हम बोलते हैं परमानेंट ब्लीचिंग, और रिडक्शन के थ्रू कलर गया तो उसको बोलते हैं टेम्पररी ब्लीचिंग। अपने सिलेबस में 3 ऑक्सीडेशन वाला है। पहला है ओजोन, दूसरा है बेटा H2O2, और तीसरा केस है हमारे पास क्लोरीन वाटर। और रिडक्शन का एक ही ब्लीचिंग एजेंट है, वो है सल्फर डाइऑक्साइड। इन तीनों में से, चारों में से क्या क्या पूछा जा सकता है, जरा ध्यान से सुनिए। ऐसा पूछा जा सकता है, बताओ इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन है, विच इज यूज्ड फॉर ड्राई ब्लीच। ड्राई ब्लीच का मतलब क्या हुआ, विदाउट वाटर, तो ये वाला O3 इज यूज्ड फॉर ड्राई ब्लीचिंग। इसमें मॉइस्चर होता ही है थोड़ा, ये भी मॉइस्चर, ये तो वाटर ही है, और ये भी मॉइस्चर। अब आप यहां समझो, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, क्या ये अपने आप को +6 में ले जा सकता है? अगर ये खुद का ऑक्सीडेशन करेगा तो दूसरों का क्या करेगा, रिडक्शन करे, इसलिए इसका नेचर कैसा है, रिड्यूसिंग। ये जब रिड्यूसिंग करेगा तो वाटर ऐड करेंगे हम, वाटर ऐड करते से क्या बनेगा, H2SO3, +4 से +4। और ये हाईली अनस्टेबल होता है, इसलिए ये टूट कर क्या रिलीज करता है, नेसेंट ऑक्सीजन, सॉरी नेसेंट हाइड्रोजन। इसलिए इसकी ब्लीचिंग किसके थ्रू होगी, हाइड्रोजन। किसी के साथ ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन, और किसी के साथ हाइड्रोजन का जुड़ना रिडक्शन कहलाता है। तो इसका जो नेचर है वो किसके थ्रू ब्लीचिंग करना है, हाइड्रोजन के थ्रू। और वो वाली ब्लीचिंग कैसी होगी, टेम्पररी, वो अभी अपन बात करेंगे टेम्पररी क्यों होगी। इस केस में आप देखो वाटर टूटेगा बेटा, H2O बनेगा और नेसेंट ऑक्सीजन, ये टूटेगा O3 से O2 और नेसेंट ऑक्सीजन। और आपको मालूम है इसमें 2 प्रोडक्ट बने थे, HCl और HOCl। फिर ये टूट गया था दोबारा, तो ये HCl और क्या रिलीज करेगा, नेसेंट। तो ये सब किसके थ्रू कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन, क्या रिलीज हो रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। बताओ O3 कहाँ अपने पास बना सकते हैं क्या अपन, कहाँ बनता है, अपने से 20 किलोमीटर ऊपर है ना। वहां पे कौन बना रहा है, यूवी रे। तो यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी का यूज करके ये बन रहा है। तो जैसे ही एनर्जी कम होगी ये ब्रेक डाउन होगा, और ब्रेक डाउन होके क्या रिलीज करेगा, नेसेंट। एटमॉस्फेयर में O2 प्लस फ्री रेडिकल ऑक्सीजन, ये मिलकर क्या बनाते हैं, O3। और इसके लिए चाहिए यूवी रेज, यानी कि बहुत ज्यादा एनर्जी। अगर एनर्जी कम होगी तो ये इंस्टेंट टूटेगा। अब भी ग्लोबल वार्मिंग का प्रॉब्लम इसी वजह से तो होता है कि ये वाला पार्ट बनने ही नहीं दिया जाता। हम अपने अपने कर्मों से इसको धीरे धीरे क्या करें, डिप्लेट, हम ये कॉम्बिनेशन होने ही नहीं देते। हम क्या करते हैं, नीचे से CFC भेज देते हैं, किसमें, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसको नियो आपने फ्रीऑन 12 के नाम से भी सुना होगा। तो वो क्या करता है, जितने भी कूलेंट्स होते हैं उन सब में से रिलीज होता है, और वो क्या करता है, खुद इसके साथ कंबाइंड हो जाता है, इस ऑक्सीजन के साथ। और इसको क्या करता है, इसको ब्लॉक कर देता है। अब ये बनेगा ही नहीं, तो धीरे धीरे O3 क्या होगा, डिप्लीट होगा। और डिप्लीट होने से हम बोलते हैं ओजोन होल हो गए। ओजोन होल होने का मतलब कोई होल नहीं होते, वहां से ओजोन की लेयर पतली हो जाती है, तो उसमें से यूवी रेज क्या होने लगती है, फिल्टर हो जाती है। और आपने कई सालों पहले स्कूल वगैरह में थे आप, तो आपने सुना होगा कि कई तरह के समिट्स हुए थे। एक स्पेसिफिक ओशन में हुआ, एक माउंट एवरेस्ट में हुआ, और एक थार डेजर्ट में हुआ, लोगों का ध्यान दिलाने के लिए कि भाई बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, थोड़ा सोचो। और तब से कुछ कंट्रीज ने CFC का यूज कर दिया बंद। आप पहले पुराने फ्रिज देखे होंगे जिसमें ऐसे ऐसे जालियां लगी रहती थी, वो बंद हो गए। अब पैक आ गए फ्रिज, है ना। पहले वाले फ्रिज में से पानी निकल के नीचे आ जाता था,
पुराने दादा जमाने की फ्रिज कभी पढ़े हो तो। अब नहीं होता, क्योंकि अब वो सीएफसी फ्री वाले फ्रिज आ गए, है ना। फिर हमने दूसरा तरीका ढूंढ लिया, हम वो ले जाए सुपरसोनिक जेट ले जाते हैं। सुपरसोनिक जेट उड़ता ही इस लेयर के नीचे है, उसमें से धुआं निकलता है और वो फिर इसको डिप्लीट करता है। तो हमने कोई कमी नहीं रख रखी है बेटा ना, हम ओजोन फ्री होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो ऐसे केस में ये एक ब्लीचिंग एजेंट है, क्या रिलीज कर रहा है, नेसेंट ऑक्सीजन। H2O2 हाईली अनस्टेबल होता है, क्योंकि कौन सा लिंकेज चल रहा है, परोक्साइड। परोक्साइड टूट जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन पे चार्ज कम होता है, क्या रिलीज करेगा। और यहाँ देखो ये वाला हमने नेसेंट ऑक्सीजन पहले यहां तक पढ़ा था, इसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो ये फिर क्या रिलीज कर देगा, नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर, और रिडक्शन के थ्रू ओनली वन। ठीक है, तो दीज आर फ्यू ब्लीचिंग एजेंट्स गिवन इन आवर सिलेबस। अच्छा, टेम्पररी और परमानेंट की बात समझ लेते हैं। बताओ नेचर में कौन सी गैस ज्यादा है, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन। तो अगर आप किसी को ब्लीच कर भी दोगे ना इसके थ्रू, पर उसको किसके कांटेक्ट में रहना है, ऑक्सीजन, इसलिए वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसा उसका कलर था वापस से क्या होगा, वैसा ही हो जाएगा जैसे पहले था। इसलिए बहुत सारा कॉस्मेटिक मार्केट जो चलता है वो इसी पर बेस्ड है, लोगों को टेम्परेरी गोरा करते हैं, है ना। तो जैसे ब्लीच कर देते हैं, तो आपने उनको उस दिन बहुत गोरा देखा होगा, फिर एक दो दिन बाद उनका रियल कलर वापस से नजर आता है, वो क्या होता है, टेम्परेरी ब्लीच। अगर ऐसा होता तो माइकल जैक्सन ग्राफ्टिंग क्यों करवाते। आपको याद है ना, उन्होंने पूरे बॉडी पर ही क्या करा लिया था, ग्राफ्ट कर लिया था, फिर बाद में उसको मेंटेन रखने के लिए स्टेरॉइड्स लेते थे, फाइनली स्टेरॉइड का ओवरडोज हुआ एंड फाइनली चले गए। तो इसका मतलब फाइनली चले गए ना, तो ऐसी तो उनकी डेथ हुई थी। तो टेम्पररी ब्लीच हो सकता है और फिर वो वापस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ओरिजिनल कलर में, तो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स किसकी वजह से होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि नेचर में कौन सी गैस ज्यादा है, ऑक्सीजन। ये वाला पार्ट हटा दो। तो अगर कोई कलर्ड सब्सटेंस हमने किससे ब्लीच कर दिया, हाइड्रोजन से, तो वो कलरलेस हो गया, फिर वो रिवर्स हो जाएगा किसके थ्रू, ऑक्सीजन, तो वो वापस से कलर रिस्टोर कर जाएगा। शादियों में जाते हैं हम, उस दिन जो पेयर बैठा होता है स्टेज पे, वो अगले दिन पहचानने में नहीं आता है कि भाई इन्हीं की शादी में गए थे क्या। तो कैसी ब्लीच है बेटा, टेम्परेरी है। अब तो खैर मोबाइल से नहीं बजे, अगर आप अपने खुद खास घर के किसी शादी में गए हो, 2-3 दिन रुक के देख लेना, आपको पता लग जाएगा। डन, ब्लीचिंग वाला काम खत्म। आजकल कुछ लोग ऑक्सी ब्लीच भी बोलने लग गए, है ना, पर अपने को पता है ऐसा कुछ पॉसिबल नहीं है। ऑक्सी ब्लीच से वो बस नाम अपना ध्यान भटका रहे होते हैं, क्योंकि हमें पता है ना ऑक्सीडेशन से ब्लीच होगा तो परमानेंट होगा, ऐसे थोड़ा ना होता है, नहीं तो सारे ही गोरे हो जाएंगे ना। जो ऊपर वाले ने दिया सब ठीक है। जिनका कलर उड़ा हुआ है वो गोरे हैं, जो कलरफुल है वो तो कलर लेके आए ही हैं, क्योंकि तुम्हारी ब्लीचिंग हो गई। डन, चलो। अब यहाँ पर, अब आज से क्या स्टार्ट करते हैं, फैमिली। अपन कहां तक, कौन से वाला बिगनर्स वर्क एंड कर चुके हैं, 4। ठीक है, अब आपका क्या स्टार्ट होगा, फैमिली वाला पार्ट। बताओ इस पूरे ब्लॉक में कितने ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे, 13 से, एंड किस पे करेंगे, 18 पे। सबसे छोटा ग्रुप कौन सा है, 18, क्योंकि उन्होंने रिएक्शन की नहीं। सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, 15 और 13। तो सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं, बोरिक एसिड। ये वाला हटा दो ना पार्ट बेटा।
चलो यहाँ पर फैमिली के मेंबर्स के नाम बनवा दीजिए। कौन सी फैमिली पहले पढ़ रहे हैं? बोरोन। बोरोन फैमिली में याद है मेंबर्स? बोलिए। एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ये फैमिली सबसे बढ़िया और सबसे ज्यादा मटेरियल वाली है, क्योंकि सारे कॉन्ट्रैक्शन इसी में लग जाते हैं। आपको याद है इन दोनों में कौन सा कॉन्ट्रैक्शन होता है? ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो या तो आप साइज सेम बताओगे और प्रैक्टिकल वैल्यू बताओगे तो एल्यूमिनियम की थोड़ी ज्यादा, और दूसरा कॉन्ट्रैक्शन है यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। दूसरी बात बताइएगा, क्या इसके बारे में कुछ पहले से पढ़ा हुआ है? क्या पढ़ा हुआ है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। और उस वजह से कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है? लोअर। क्या लगेगा? इनर्ट पेयर इफेक्ट। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया इसके बारे में। इसमें बताओ नॉन मेटल कौन है? बोरोन है। और अगर इसका कोई ऑक्साइड बनेगा तो वो नेचर में कैसा होगा? एसिडिक होगा, क्योंकि सर नॉन मेटल के ऑक्साइड या तो एसिडिक होते हैं या फिर न्यूट्रल होते हैं। ये हमारे पास कौन है बेटा? एसिडिक। न्यूट्रल में वो चार ही हैं। कौन कौन से? दो तो नाइट्रोजन के ही हैं, N2O, NO, CO और H2O। सब किसके ऑक्साइड से हैं? नॉन मेटल, है ना। ये दोनों के बारे में बात करो, कैसे ऑक्साइड बनाएगा? एम्फोटेरिक। वो वाले अपना ट्रिक था ना, जनाबे आली पंजाबी सॉन्ग। तो आली का ये रहा, गाया करो का जी आ गया। नीचे आने पर कौन सा कैरेक्टर इंक्रीज होता है? मेटेलिक। और मेटेलिक कैरेक्टर से बेसिक ऑक्साइड्स बनने लगते हैं। तो पहला, अब इसको देखो ऐसे ही पढ़ेंगे अपन। पहले फैमिली बना लेंगे, फैमिली में उनका कैरेक्टर लिखेंगे, फिर सबसे पहले किसकी बात करेंगे? ऑक्साइड्स की। अब आप याद करो, इसका एक हाइड्राइड था, क्या नाम था उसका? बोरेन। और वो क्या बनाता था? B2H6 डाइमर, है ना। कौन सा बॉन्ड है? टेक्निकल नेम क्या था बनाना का? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आ गया यहाँ पे। इसको जनरली क्या बोलते हैं? बोरेन। क्या बोलते हैं? बोरेन। BH3 को। और इसी तरह से अगर एल्यूमिनियम का हाइड्राइड हो तो उसको बोलते हैं एलेन। क्या उसको बोलेंगे बेटा? एलेन बोलेंगे। ठीक है, तो कुछ जनरल नेम्स हैं ये, जैसे मिथेन। किसको बोलते हैं मिथेन? CH4 को। और SiH4 को बोलते हैं सिलेन। ये तो दोनों हम देख के आए थे, सिलेन से ही तो हमने एल्काइल क्लोरोसिलेन बनाया था। तो ठीक वैसा ही यहाँ पर इसका जनरल नेम क्या है? एलेन। ठीक है, तो अपने पास हो गया बोरेन, एलेन। ये सब कौन से हाइड्राइड बना सकते हैं? मतलब मोनो या ट्राई? ट्राई तो बनेगा ही नहीं, मोनो ही बनेगा जनरली, क्योंकि आपको याद है बोरोन को छोड़कर बाकी कोई भी एक्साइटेड स्टेट में अगर जाएगा तो डी में जाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की। इसलिए यहीं पर रोक दिया मैंने बेटा, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। अब इस फैमिली में सभी लोग क्या दिखाते हैं? एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपी का मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर या अलग अलग उसमें नेचर में नजर आते हैं। इस फैमिली में हमें 3 मेंबर्स पढ़ने हैं बेटा, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैमिली है। और उन 3 मेंबर्स में सबसे पहला मेंबर जो है वो है बोरेक्स। बोरेक्स को सुहागा भी बोला जाता है, इसको टिंकल भी बोला जाता है। इसके अलावा है बोरिक एसिड। बोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो। H3BO3। क्या इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूं? और एक इसमें क्या है? डाई बोरेन। डाई बोरेन किसका डाइमर है? बोरेन का डाइमर है। इसमें कौन सा बॉन्ड है? बनाना। सबसे पहले किससे स्टार्ट करेंगे? बोरेक्स से। बोरेक्स का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, Na2B4O7 10H2O। ठीक है, इसके अलावा
इसका एक फॉर्मूला बहुत, इसी को थोड़ा रीअरेंज करके बनाया गया है। Na2B4O5 OH होल 4 8H2O। ये थोड़ा हमारे ज्यादा काम का स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तीनों में तीन चीजें पढ़ेंगे हम। सबसे पहले स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी, फिर इनका मेथड ऑफ प्रिपरेशन कैसे बनाया है ना, इसको कैसे बनाया, इसको कैसे बनाया, इसको कैसे बनाया, और तीसरा पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले मैं किससे स्टार्ट कर रहा हूं बेटा? बोरेक्स से। बताओ कितने बोरोन हैं? चार कॉर्नर पे अरेंज कर लो। ये लीजिए 4 बोरोन। कितने ऑक्सीजन हैं? 5। तो इनको आपस में कनेक्ट करने के लिए किसकी हेल्प लो? ऑक्सीजन। ये कनेक्ट हो गए। अभी भी बच गया एक, तो फिर बीच में डायगोनल बना लो एक। कितने OH हैं? 4। चारों को एक एक पकड़ा दो। अब आपसे क्या क्या पूछा जा सकता है बताओ? इसमें कितने BOB बॉन्ड्स हैं? 5 ही हैं ये वाले। तो BOBs कितने हैं? 5। और BO कितने हैं? मुझे तो ज्यादा दिख रहे हैं। 10 तो है ही सही, ये भी तो है BO। तो कितने हो गए? 14। कितने बोरोन sp2 हाइब्रिड हैं? ये और ये, इन्होंने कितने सिग्मा बनाए? 1 2 3। तो ये sp2 है। तो ठीक इसी तरह से ये भी तो sp2 है। तो दो बोरोन हमारे पास क्या है? sp2 हाइब्रिड। कितने बोरोन sp3 हाइब्रिड है? कौन से? ये ऊपर नीचे वाले। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले कि इस पूरी स्ट्रक्चर में कितने एटम sp3 हाइब्रिड हैं, तब क्या बताएंगे? इस पूरी स्ट्रक्चर में कितने एटम sp3 हाइब्रिड हैं, तो क्या बोलोगे? देख लो, आराम से गिनो बेटा। दो ही हैं? उनके अलावा भी बहुत सारे हैं। हर ऑक्सीजन sp3 हाइब्रिड होता है। देखो, इस ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बनाए, 2 लोन पेयर। इस ऑक्सीजन ने 2 सिग्मा बनाए, 2। तो टोटल कितने ऑक्सीजन है अपने पास? 9। तो 9 ऑक्सीजन और 2 बोरोन, सब क्या है? sp3 हाइब्रिड हैं। तो टोटल पूछे बेटा तो गिन के कितने बताने पड़ेंगे? 11। 11 में 9 कौन है? ऑक्सीजन, है ना? और बचे हुए 2 कौन है? बोरोन्स। 5 तो ऑक्सीजन सेंटर में ही थे, और 4 OH की फॉर्म में हो गए ना 9। बोरोन के बारे में एक और बात बतानी है मुझे, थोड़ी जगह रखना है यहीं पर ही। और एक गैलियम के बारे में। हाँ मतलब ठीक है, इसी में छोटा सा लिखना है। इस पूरे में कोई ऐसा एलिमेंट है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो? कौन है वो? गैलियम। ये रूम टेम्परेचर पर क्या है बेटा? लिक्विड। इसलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम बताते हैं, 25 डिग्री बोल दो। और पर इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें तो 2676 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट है, जो सबसे हाईएस्ट है अपने ग्रुप में। अब बताओ, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, तो बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होने का कोई यूज कर सकते हो आप? पूछेगा यूज, तो क्या यूज बताओगे? इतना अच्छा टेम्परेचर है, कहां पे काम आ सकता है? जहां पर हाई टेम्परेचर पे मशीन रन करती होंगी, वहां पे टेम्परेचर मेजर करने के लिए किसका यूज करेंगे? गैलियम। तो ये गैलियम का एक यूज है
गैलियम इज यूज एज ए मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। कहाँ पे? हाई टेम्परेचर पे रन होने वाली मशीन। कहाँ पे होता है इतना टेम्परेचर? ब्लास्ट फर्नेस। वहां पर आपको पता लगाना होता है ना कि ब्लास्ट, कहीं ब्लास्ट तो नहीं हो जाएगी, फट तो नहीं जाएगा अपना फर्नेस। तो वहां पर किसका यूज करेंगे ये लोग? और एक हमारी बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए तो मरकरी का यूज क्यों नहीं किए? क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो थोड़ी देर में वेपोराइज हो जाएगा, पर ये वेपोराइज होने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर कंज्यूम करेगा। बोरोन का एक एलोट्रॉप है B12 और इसकी स्ट्रक्चर बोली जाती है आइकोसाहेड्रल। कैसे स्ट्रक्चर बोली जाती है? आइकोसाहेड्रल, जिसमें 12 फेसेस होते हैं। जैसे ये ऐसे करके 4 फेस तो ये हो गए, है ना, और फिर बीच में 4 फेस, और फिर नीचे भी कितने फेस होंगे बेटा? 4 फेस। ऐसे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे? आइकोसाहेड्रल। यानी कि इसकी एटॉमिसिटी सबसे ज्यादा। प्रॉपर्टी, इसको वाटर में डिसॉल्व कर दिया जाए तो बताइए क्या प्रोडक्ट बन सकता है? पहली प्रॉपर्टी लिख लेते हैं, हाइड्रोलाइसिस। बोरेक्स को, बोरेक्स के बारे में ही पढ़ रहे ना? तो Na2B4O7 का हाइड्रोलाइसिस कर दिया जाए तो क्या प्रोडक्ट बनाए जा सकता है? तो आप दिख रहा है आपको यहां पर एक पार्ट पॉजिटिव है सोडियम वाला और एक पार्ट नेगेटिव। बताओ OH किस पे अटैक करेगा? पॉजिटिव पे। क्या बना लेगा? NaOH। और बाकी ये सब मिलकर हाइड्रोजन के साथ क्या बना लेंगे? बोरिक एसिड। बताओ इस पूरे सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा? न्यूट्रल, एल्केलाइन, बेसिक। बताओ क्या रहेगा? 3 ऑप्शन है, न्यूट्रल, एल्केलाइन और एसिडिक। एल्केलाइन। क्यों होगा? बिकॉज इट इज स्ट्रॉन्ग बेस और ये वीक एसिड होता है, इसलिए पूरा सॉल्यूशन किस नेचर का रहेगा? एल्केलाइन या फिर बेसिक। ये वाली रिएक्शन याद रखना, नेक्स्ट बोरिक एसिड बनाने में भी काम आएगी। क्या बनाने के काम आएगी? बोरिक एसिड। इसको हीट कर दिया जाए तो बताइए क्या होगा? सेकेंड रिएक्शन है हीटिंग इफेक्ट। करिए इसको हीट, क्या बना सकते हैं? सबसे पहले देखो इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए थे? 10। तो सबसे पहले तो वही इवोपरेट हो जाएंगे। उसके जाने से मेरे को क्या मिलेगा? ये एनहाइड्रस Na2B4O7। फिर फाइनली मैं इसको अगर बेटा और गर्म करूंगा तो ये बीच में क्या बना लेगा? सोडियम मेटाबोरेट और बोरोन का ऑक्साइड। इसे बोलते हैं बोरेक्स बीड। दिस इज नोन एज बोरेक्स बीड।
आप तो ऐसी चीज ध्यान रखो ना, बोरोन का कोई भी प्रोडक्ट हो, आप उसे हीट करोगे तो फाइनली वो किस में कन्वर्ट होगा? ऑक्साइड। मेटल हमेशा क्या बनाता है बेटा? अपना ऑक्साइड। नॉन मेटल भी हमेशा क्या बनाता है? ऑक्साइड। तो बस ये नॉन मेटल का प्रोडक्ट है, तो सीधा उन्होंने अपने अपने क्या बना लिया? ऑक्साइड। तो बोरोन ने अपना ऑक्साइड B2O3 बना लिया, और सोडियम जो है उसने उसी पार्ट में से क्या बना लिया? मेटाबोरेट। ये क्या चीज है? मेटाबोरेट है। और ये दिखने में होता है ग्लासी, ट्रांसपेरेंट। और बीड का मतलब होता है मोती जैसे दाने, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा हुआ है? बोरेक्स बीड, क्योंकि वो बोरेक्स के थ्रू बना है। हर किसी में ये तीन चीजें पढ़ेंगे। पहले क्या पढ़ेंगे बेटा? स्ट्रक्चर। फिर क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोलाइसिस। फिर क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट। और फाइनली देख लेंगे कि उससे रिलेटेड कोई टेस्ट तो नहीं दिया हुआ है। तो ये इसको बोलते हैं बोरेक्स बीड टेस्ट। ये वाला पार्ट हटा दें? नहीं, ये वाला इतना सा। बोरेक्स बीड टेस्ट। कलर से क्यों देखते हैं? बिल्कुल, अपन अब इसी बारे में बात करेंगे। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ये किसका मेटाबोरेट है? किसका मेटाबोरेट है? सोडियम का। सोडियम किस ग्रुप से आता है? फर्स्ट, एस ब्लॉक। सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर किसमें होता है? एस ब्लॉक। क्या एस ब्लॉक के एलिमेंट्स जल्दी से जल्दी अपना ऑक्टेट अचीव करते हैं कि नहीं करते हैं? और जिसने ऑक्टेट अचीव कर लिया उसमें कोई कलर आ सकता है क्या? वो कलरलेस हो गया। इसीलिए फर्स्ट सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स अक्सर कर कैसे होते हैं? कलरलेस। क्योंकि उनका सारा कलर क्या हो गया है? चला गया। उनके सारे इलेक्ट्रॉन्स कैसे हो गए? पेयर्ड। क्योंकि ऑक्टेट का मतलब क्या हो जाना? पेयर्ड हो जाना। अब अगर इसी को, इस पूरे पार्ट को किससे रिएक्ट कर दिया जाए? ट्रांजिशन एलिमेंट से। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आपको याद होता है कि कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? अनपेयर्ड होते हैं। और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही उनमें क्या प्रोड्यूस करेगा? कलर प्रोड्यूस करेगा। तो वहां पे जब दूसरे मेटाबोरेट्स बनेंगे तो वो कलर्ड मेटाबोरेट्स बनेंगे। और जैसे ही कलर्ड मेटाबोरेट बनेगा, आपको इंस्टेंट समझ में आ जाएगा कि कौन सा मेटल हमें गिवन है। फॉर एग्जाम्पल, चालू तो ऐसे ही करना है। Na2B4O7 हीट किया बेटा। हीट करने से मुझे क्या ऑब्टेन्ड हुआ? NaBO2 प्लस B2O3। अब मैंने इसको किससे ट्रीट कर दिया? मान लीजिए कॉपर आयन से। कॉपर कौन सा चार्ज ले सकता है? +1 +2। अब +1 में तो कोई कलर आएगा ही नहीं, D10 हो जाएगा। पर किस में कलर आ सकता है? +2 में। तो फिर वो अपना मेटाबोरेट बनाएगा। अब देखो, इस मेटाबोरेट की स्ट्रक्चर समझो, कुछ ऐसे ही है ना। Na+BO2-। अब अगर कॉपर अपना मेटाबोरेट बनाएगा तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? CuBO2 होल ट्वाइस। क्योंकि कॉपर होगा +2, ये BO2- है, तो दोनों एक्सचेंज करेंगे। करते से ही क्या आ जाएगा? CuBO2 होल ट्वाइस। और आपको याद है इसमें कौन सा कलर आता है? ब्लू। पढ़ा है ना कई जगह कि कॉपर में अगर कलर होगा तो कैसा कलर होगा? ब्लू। और जैसे ही ब्लू कलर आएगा हमें पता लग जाएगा कि हमारे पास कौन सा मेटल आयन प्रेजेंट है। ये केवल किसके साथ करना है? किसी और मेटल को नहीं लेना है। हमें हमेशा कहां से उठाना है मेटल? डी ब्लॉक से। तो ऐसे ही कलर को देखकर हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये वाला पार्ट रब कर दूं। अब अलग अलग कलर लिख लेते हैं।
हो सकता है कि कलर के बेसिस पर आपसे पूछ लिया जाए भाई कौन सा कलर आ रहा है तो कौन सा मेटाबोरेट बना होगा। तो बेटा अगर यहाँ पे कोबाल्ट होता तो कलर तो ब्लू आता, पर कलर कैसा हो जाता, डीप ब्लू, थोड़ा सा गाढ़ा ब्लू। अगर यहाँ पर मैग्नीज होता तो कलर आ जाता पर्पल, ठीक है, या पिंकिश। अगर हमारे पास क्रोमियम होता तो क्रोमियम के केस में कलर आता है ग्रीन, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग कलर प्रोड्यूस हो सकते हैं। Cu+2 होगा तो हमें पता लगी गया कैसा कलर आ रहा है, ब्लूइश कलर आ रहा है। तो बोरेक्स बीट टेस्ट का डेफिनेशन पूछा जाए तो हम लिख सकते हैं, यूज्ड टू डिटेक्ट ट्रांजिशन metal ions by producing different colored metaborates in borax bead test। तो फिर ऐसे केस में अलग अलग कलर आएंगे और कलर से हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। मैंने बताया था ना आपको, सॉल्ट एनालिसिस होगा। एक पाउडर मिलेगा, पाउडर में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि कैटायन और एनायन का टेस्ट लगाएंगे, तो कैटायन का टेस्ट इससे भी लगाया जा सकता है। हाँ, अगर आपको कलर सॉल्ट मिले या मान लीजिए बोरेक्स से मिला तो बोरेक्स तो वैसे ही कलरलेस होगा, है ना। तो उस केस में आपको कौन सा टेस्ट लगाने की वो रहेगी, बोरेक्स बीट टेस्ट लगा सकते हैं। कलर तो मिलता ही कहाँ है, कलर मिलते तो अपन वैसे ही समझ जाते हैं कि क्या हो सकता है। वो हमेशा वाइट ही देते हैं सबको। अगर एक बैच में 25 स्टूडेंट्स हैं तो उनमें से 5 बच्चों को एक जैसा मिलता है। वो ऑल्टरनेटिव हो सकते हैं 2 स्टूडेंट छोड़कर। तो थोड़ा सा कोई समझदार होता है तो देख लेता है कि 2-3 के बाद मेरे ही वाला ही ऐसा होगा, सीधे उसके पास ही जाके खड़ा हो जाता है कि ले तू टेस्ट लगा, मैं लिख लेता हूँ। हाँ वो, अरे भाई यहाँ पे दिया था क्या आपने, वहीं स्कूल में दिया होगा ना। हाँ, वो बता देते हैं अक्सर का कि सीधे छाप लो आप तो। नहीं बताए, वो अक्सर कर बता देते हैं क्योंकि है ना उनके पास खुद के पास ही केमिकल नहीं होते इतने टेस्ट लगाने के, इसलिए वो स्कूल बता देते हैं। और जहाँ होते हैं वहां पे वो पूरा करवाते हैं, लोग करो बेटा, उनके पास टाइम भी होता है ना खूब सारा। वो एक्सटर्नल आता है, वो पूछता है, वो तो एक्सटर्नल को भी पता होता है कि सब देख के किया है, क्योंकि वो 2 क्वेश्चन पूछता है, आप वो अपने आप ही समझ में आता है इसको कुछ नहीं आ रहा है। पूछते हैं ना वो आपसे ऐसे क्वेश्चंस, तो फिर वो दूसरे क्वेश्चन में आप हाथ खड़े कर देते हो सर। तभी तो उनको बीच में आपको कहते हैं रिफ्रेशमेंट के लिए ले जाया जाता है। वही टाइम अपना होता है बस, जल्दी से छापते हैं हम। लगा दोगे, आज कोई सर फ्री हो गए होंगे ना। मतलब जब कोई सर चले जाते हैं, होते हैं ना, क्लास की आखिरी क्लास होती है तो नर्चर में थोड़ा सा माहौल रहता है, वो उनको अच्छे से गाजे वाजे के साथ विदा करते हैं। तुम तो क्या पक चुके हो है ना, तुम्हारे अंदर वो बात अब नर्चर वाली बात कहाँ बची। छोटे बच्चे तो रहे नहीं, तो तुम बड़े हो गए, तुम्हें मालूम है कोई ना कोई आएगा तो जाएगा भी सही, तुम वो उस लेवल पे आ गए हो। उनके लिए वो थोड़ा नया रहता है। वो क्या पहली बार 10th के बाद पढ़ते ना कोचिंग बेटा, तो उनकी यूं रहता, अरे यार यहाँ तो अलग चलता है, स्कूल में अलग चलता था, स्कूल में एक्टिविटी होती थी, यहाँ कुछ नहीं होता, स्कूल में टीचर डराते हैं, यहाँ नहीं डराते। तो वो यहाँ पे थोड़ा अफेक्शन रहता है उनका। पर जब जब वो बच्चा यहाँ लीडर भी पढ़ रहा होता है, एंथ्यूज पढ़ रहा होता है, तो समझने लगता है वो कि ये मैं देख चुका हूँ। डन। अब देखो यहाँ पे अपना अगला जो आने वाला है वो कौन है, बोरिक एसिड।
अब मुझे बताओ इस सॉल्यूशन में से अगर बोरिक एसिड निकालना हो तो मैं क्या मेथड यूज करूं? मतलब मुझे ये मिल गया, मान लो कि मुझे ये मिल गया, है ना? अब मुझे इसमें से किसको बाहर निकालना है? बोरिक एसिड को। तो मैं क्या कर सकता हूं? इसको न्यूट्रलाइज कर दूं किसी तरह से, यानी कि इसी रिएक्शन में या तो मैं क्या ऐड कर दूं H2SO4, या फिर क्या ऐड कर दूं HCl, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जैसे ये न्यूट्रलाइज होगा ये पीपीटी की फॉर्म में बाहर आ जाएगा। तो बस बोरिक एसिड में यही करना है। अच्छा, अभी हमें ना इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं पढ़े। किसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन? बोरेक्स का, वो पढ़ना था। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन को इन शॉर्ट में बेटा क्या लिखूंगा? एमओपी, एमओपी ऑफ बोरेक्स। अब यहां पर मुझे एक मिनरल की रिक्वायरमेंट है, उस मिनरल को हम बोलते हैं Ca2B6O11, कोलेमेनाइट, है ना? कोलेमेनाइट। अब इसको देखो, एक सोर्स किसका आ गया? बोरोन का। अब मुझे दूसरा सोर्स किसका चाहिए? सोडियम का। तो सोडियम का बहुत ही इजीली अवेलेबल होता है कार्बोनेट। इसको ट्रीट करा दीजिए इससे। अब बताओ इसमें कौन कौन से दो पार्ट हैं? एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव। तो यहां भी एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव पे अटैक करेगा। तो एक प्रोडक्ट तो क्या बन गया? CaCO3। दूसरा प्रोडक्ट आपको मिल ही गया, बनाकर लिखना पड़ेगा Na2B4O7। यही तो बनाना था। तो ये बन गया अपना बोरेक्स। एक चीज याद रखनी पड़ी हमें कि रिएक्टेंट क्या है। प्रोडक्ट तो बना लेंगे हम, हमें क्या याद रखने पड़े? रिएक्टेंट। कोई नहीं, आपके ऐसे क्वेश्चन नहीं आए हैं। आपने अगर एक्सरसाइज 2 देखी हो तो मैक्सिमम क्वेश्चंस हो गए अपने, सिर्फ अपने एक दो ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो आगे हो जाएंगे ना। ये हटा दूं? ये मेथड ऑफ प्रिपरेशन आएगा किसका बेटा? बोरिक एसिड। तो नेक्स्ट अपना पास टॉपिक कौन सा है? बोरिक एसिड। छोटा सा इसको भी खत्म कर लेते हैं ना। BOH होल थ्राइस। क्या नाम रखा था इसका? बोरिक। जल्दी से इसके बारे में दो खास बातें बताओ जो पहले से पड़ी हुई हैं। दो खास बातें। एक तो ये लुईस एसिड है, और दूसरा ये अपना क्या प्रोड्यूस कर सकता है? मेटा। ये दो ही बातें तो पढ़े थे आप। ये अपना मेटा बना सकता है जब वाटर रिमूव करेंगे तो, और दूसरा ये नेचर में कैसा एसिड है? लुईस एसिड है। वो अब आगे देखेंगे ना। सबसे पहले ऐसा करते हैं, इसको बनाने का मेथड देख लेते हैं। किससे बनाऊं बेटा मैं इसको? बोरेक्स से, फ्रॉम बोरेक्स। अब बोरेक्स में क्या करना है मुझे? Na2B4O7 को किससे ट्रीट कराना है? H2SO4 को। हाइड्रोलाइसिस होगा। अब इसका मेन पर्पस क्या रहेगा H2SO4 का? कि जो अपने पास बेस बना था बीच में, उसको क्या कर देना है? न्यूट्रलाइज। तभी तो बीच में किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? Na2SO4। और क्या ऑब्टेन हो जाएगा? बोरिक एसिड। चाहो तो आप यहां पर किसको भी ले सकते हो? HCl को। Na2B4O7 HCl, बताइए क्या बनेगा? NaCl प्लस H3BO3। वही रिएक्शन थी, बस मैंने अब बीच में क्या किया? ऐसे बनता NaOH, और NaOH से कौन रिएक्ट करता? H2SO4। तो वाटर रिमूव हो जाता बेटा, और SO4 और सोडियम मिलकर क्या बनाते? Na2SO4। रिएक्शन वही है, बस क्या ऐड कर दिया है? एसिड। किसको ऐड नहीं कर सकता? मैंने बताओ इसमें फॉस्फोरिक एसिड क्यों नहीं ऐड किए? अपने पास फॉस्फोरिक एसिड भी तो हो सकता था, वो वीक होता है। हमें कौन सा एसिड चाहिए? स्ट्रॉन्ग एसिड। इसलिए या तो H2SO4 या फिर HCl। प्रॉपर्टी।
बताइए इसका अगर हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो ये कैसा बिहेव करेगा? एक्ट एज लोएस एसिड। हमें मालूम है BOH होल थ्राइस में अभी भी बोरोन के पास क्या है? वेकेंट ऑर्बिटल है। OH बेटा अटैक करेगा और क्या बनाएगा? BOH होल 4 माइनस। और ये जो H प्लस ये H प्लस क्या बोरोन का है या वाटर का है? वाटर का है ना? H प्लस तो रिलीज हुआ, पर किसका रिलीज हुआ? वाटर। क्वेश्चन है अपने 66 65 पेज पे, ये हाइड्रोलाइसिस पे क्या बनाएगा? देखो ये अपने कर लिया पहले, पेज नंबर 65 पर। कौन से नंबर का क्वेश्चन है? 22। पेज नंबर 65, क्वेश्चन नंबर 22। ये है एक्सरसाइज 2। हीटिंग इफेक्ट, हीटिंग इफेक्ट देख लो फिर एंड। नहीं, लास्ट हीटिंग इफेक्ट ही है, कुछ नहीं लिखना इसमें, ऐसे बस हीट लिखेंगे और एक प्रोडक्ट बना, है ना? जैसे ये H3BO3, इसको हीट किया और इसने क्या बना लिया? मेटाबोरिक। तो ये है बोरिक, जिसको क्या बोलते हैं अपन? ऑर्थो। और ये क्या बन गया इसका? मेटाबोरिक। और सारे हाइड्रोजन निकाल दे तो बोरेट। अरे कोई भी एक एसिड से सारे हाइड्रोजन रिमूव करेगा तो क्या बनेगा? 8। तो उससे बनेगा बोरेट रेडिकल टेस्ट। क्या बनेगा? बोरेट रेडिकल टेस्ट। कल कराते है ना, वो बोरेट रेडिकल टेस्ट कल करेंगे बेटा। क्या बेटा? मैंने ये बताया कि वो रिएक्शन जो थी ना, उसमें अगर ये बाद में ऐड करें तो पहले NaOH बनेगा और साथ में क्या बनेगा? बोरिक एसिड। फिर उसमें से NaOH को मैंने किससे न्यूट्रलाइज कर दिया? एसिड से। एसिड से न्यूट्रलाइज करा तभी तो क्या मिला है बेटा? यहाँ पे एसिड ऐड किया ना। क्यों किया था? हाइड्रोलाइसिस का प्रोडक्ट है, किसको न्यूट्रलाइज करना है मुझे? NaOH को। दोनों जगह NaOH बना था ना बोरेक्स वाले केस में। कल एक तो बनाना बॉन्ड बेटा पढ़ के आना। क्यों बनाना बॉन्ड क्यों पढ़ना है? डाइबोरेन आएगा और उसमें स्पेशल वो वाला केस पढ़ना जब वो बीच में से टूटा था। कितने पार्ट में टूटा था? 2 में। या तो सिमेट्रिकली टूटा होगा या अनसिमेट्रिकली टूटा होगा, है ना? बस